स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की हिंदी से शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, ये जो आपकी लघु कथाएं हैं जो कि असगर वजाहत जी की, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं आपके टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप अपना कोई भी मैसेज है आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है। तो देखो, शेर का मुंह तो भयानक होता है, जबकि रोजगार का दफ्तर तो मतलब नौकरी का प्रतीक होता है। वहीं शेर के मुंह में जाने से लोग डरते हैं, लेकिन रोजगार के दफ्तर में लोग खुशी से जाते हैं। शेर के मुंह में जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन रोजगार के दफ्तर में लोग काम करने जाते हैं, वहां पे किसी की मृत्यु नहीं होती। अगला प्रश्न है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। ठीक है, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका मतलब है कि जहां विश्वास होता है वहां प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। विश्वास के सामने प्रमाण कुछ भी नहीं होता। जैसे शेर में जंगल, मतलब जैसे शेर में जंगल के जानवर शेर के मुंह पर विश्वास करके उसकी तरफ चले जाते हैं बिना किसी प्रमाण के। लेखक का मतलब अगर आप देखोगे कि लेखक के मना करने पर भी वे नहीं मानते, और शेर के दफ्तर के कर्मचारी पर इसी बात पर विश्वास करते हैं कि उन्हें कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लेखक के द्वारा रोजगार के दफ्तर का प्रमाण मांगने पर वे कह देते हैं कि प्रमाण से अधिक विश्वास होता है और हम विश्वास से जा रहे हैं। तो ये बताया गया है। फिर एक कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो देखिए, शेर जो है उसको व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है, और ऐसी व्यवस्था जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच के कारण जाते जा रहे हैं। सत्ता तब तक खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का लोग पालन करते रहे। आज्ञा का पालन ना करने पर वह शेर की तरह खूंखार रूप ले लेती है। सरकार हमसे यही चाहती है कि जब तक जैसा सरकार कहती है वैसा ही करो, अगर कुछ भी हम आवाज उठाएं तो शेर की तरह सरकार खूंखार हो जाती है, ऐसा बताया गया है। फिर एक खैराती रामू और चिद्दू ने जब आंखें खोली तो उनके सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। क्योंकि उन्हें राजा इसलिए दिखाई दिया क्योंकि राजा के सख्त आदेश के कारण उन्हें आंखें बंद किए हुए बहुत समय हो गया था, और आंखें बंद करते हुए उन्होंने राजा की तस्वीर को देखा था, इसलिए आज तक उनकी आंखों में राजा की तस्वीर ही घूम रही थी। फिर अगला प्रश्न है, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले। पहला, सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। दूसरा, सभी लोग अपने अपने कानों में पिघलता हुआ सीसा डलवा लें क्योंकि सुनना उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, यह दूसरा हुक्म था। तीसरा हुक्म था कि सभी लोग अपने होठ सिलवा लें क्योंकि बोलना उत्पादन में बाधक होता है, यानी कि कोई भी उत्पादन का काम होता है उसमें अगर आप बोल रहे हो तो वो गलत होता है, ऐसा राजा ने मतलब कह दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी हो, लोग बोलें। ओके। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, मजदूरों के चार हाथ लगा देने से मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। तो जब मजदूरों के चार हाथ लगाने के लिए मालिक ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अच्छी अच्छी तनख्वाह देकर नौकरी पर कई कई सालों तक रखा, ठीक है, उसके बाद भी लगता है कि वैज्ञानिकों ने कहा कि यह कार्य असंभव है। इसके बाद वह मालिक खुद ही इस काम में लग गया और उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और उन्हें मजदूरों में फिट करने लगा। भाई पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लकड़ी के हाथ लगवाना चाहा तब भी कुछ नहीं हो सका, और अंत में उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए जिसके कारण मजदूर ही मर गए। समझ में आ रहा है आपको कि मतलब कोई परिणाम नहीं निकल पाया। अब अगर चार हाथ ना लग पाने पर मील मालिक की समझ में क्या बात आई, ये भी प्रश्न पूछा, मतलब आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, जब चार हाथ में वो सफल नहीं हो पाता लगाने में तो उसको समझ आ गया कि एक की जगह दो मजदूर रख लेता हूं। ओके, जो तनख्वाह है उसको आधी कर दूंगा तो मेरा पैसा उतना ही लगेगा और काम करने वाले बढ़ जाएंगे। ठीक है, उतनी मजदूरी में दो आदमी रख लेता हूं, है ना, तनख्वाह जो है वो आधी कर दूंगा तो चार हाथ हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसने फिर जुगाड़ निकाला। सांझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। तो देखो, सांझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को यह बताया कि अगर वो मेरे साथ खेती करेगा तो जंगल का कोई जानवर उसकी खेती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फसल को, और इससे खेतों की रखवाली हो पाएगी। यही सुनकर जो किसान था उसने भी ये मतलब पार्टनरशिप फिर कर ली थी, साझा कर लिया था। फिर है, आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह से बांटी। तो हाथी ने अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और उसे किसान के साथ मिलकर खाने को कहा। गन्ने का एक छोर हाथी ने अपने मुंह में रखा, दूसरा छोर किसान के मुंह में था। धीरे धीरे किसान गन्ने के साथ हाथी की ओर खींचने लगा और उसने गन्ने को छोड़ दिया, और इस तरह जो हाथी था उसने क्या करा, आधी आधी फसल बांट ली, यानी कि उसने धोखाधड़ी कर ली। तो ये सारे प्रश्न थे। देखो, अब ये
आपके सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है और ये इस तरीके का प्रश्न आ सकता है जहां तक मुझे लग रहा है कि जैसे कि पहचान जो लघु कथा है उसका प्रतिपाद्य क्या है। तो कुछ नहीं करना, बस आपको बताना है 4 से 5 लाइन में कि पहचान जो लघु कथा में क्या बताया गया है। तो आप इसमें देखोगे तो इसमें यह बताया गया है कि राजा को जो है मतलब कैसे बहरी गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है जो बिना कुछ बोले और मतलब बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे, यानी कि मतलब कोई उसके बीच में कोई बाधा ना आए। ठीक है, ये है। 4 हाथ कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था में जो मजदूरों के साथ शोषण होता है वो सब मतलब बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, कि कैसे लाचार कर देते हैं मजदूरों को, आधी मजदूरी पे भी उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वहीं साझा जो कहानी है उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से जो पूंजीपति लोग होते हैं, ठीक है, इसमें यह बताया गया कि किसान को साझा खेती करने का लालच मिलता है, फिर सारी उसकी जो फसल है वो हड़प ली जाती है। पूंजीपति लोग जो होते हैं हाथी के द्वारा बताया गया है कि कैसे जैसे हाथी उसको मतलब फसल को हड़पता है, वैसे ही पूंजीपति लोग भी शोषण करते हैं किसानों का, उनकी सारी मेहनत को डकार जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिपाद्य थे, आप इनको जरूर एक बार देख लेना। 100% मेरे को लग रहा है कि आपके पेपर में कुछ ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बाकी जो पीछे मैंने आपको बताए हैं ये तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।